हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पे। और मैं योगेश कुमार चचड़ा आज आपके फर्स्ट लेक्चर में पेपर सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा पेपर सेकंड और उसकी सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसका चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके लिए लेके आया हूं, जिसे हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट लेक्चर है। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने आपको जरूरी है अगर आपको समझना है और अच्छे से बाद में रिवाइज करना है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेडी? तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर कैश का मतलब क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश का मतलब, तो अगर हम बिजनेस में कैश का मतलब देखें तो कैश हमको 2 ही कैश नजर आते हैं। एक हमारे गल्ले में रखा है जिसको हम कहते हैं कैश इन हैंड, एक हमारा कैश बैंक में रखा है जिसको हम कहते हैं कैश एट बैंक। तो कैश का मतलब क्लियर है। यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश का मतलब क्या है, कैश इन हैंड, और सेकंड क्या हो गया, कैश एट बैंक। तो बैंक में सर 2 तरह का पैसा होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मेरा बैंक में 2 लाख रुपए रखा है व्यवसाय का, बिजनेस का, मुझे वो विड्रॉ करना है तो मैं उसे विड्रॉ कर सकता हूं, अपनी डिमांड पे पैसा निकाल सकता हूं, बैंक मुझे मना नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, यानी कि पैसा डिमांड डिपॉजिट है। तो अंडरलाइन करना, बैंक में जो हमारा बैलेंस है वो कैसा है, डिमांड डिपॉजिट है। तो इसका मतलब सर इसमें कुछ एक्सक्लूड होगा। हाँ, तो हम इसमें कुछ एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे बच्चा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो स्थायी जमा है उसे हम कैश में कंसीडर नहीं करेंगे। कहां जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे कहां पे जाएगा। फिलहाल ये कैश का पार्ट नहीं है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश समझ रहे हैं उसमें फिक्स डिपॉजिट शामिल नहीं है, डिमांड डिपॉजिट शामिल है। साथ साथ में इसमें हम चेक भी इंक्लूड करेंगे और ड्राफ्ट, ठीक है। चेक और जो आपका ड्राफ्ट है वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चेक और ड्राफ्ट को इंक्लूड किया जाएगा। तो क्लियर हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमने पहले कैश का मीनिंग क्लियर करा है कि कैश में कैश इन हैंड को इंक्लूड करेंगे और कैश एट बैंक को इंक्लूड करेंगे। और कैश एट बैंक कौन सा होगा, डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट उसमें शामिल नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। और चेक और ड्राफ्ट को भी हम इसमें शामिल करते हुए चलेंगे। फिर आता है सेकंड पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि रोकड़ तुल्य। अब देखो, कैश तो समझ आता है, कैश तो इजीली हम बचपन से समझते आ रहे हैं। कैश का मतलब क्या है, गले में जो रोकड़ रखा है बिजनेस में वो, और बिजनेस का पैसा जो बैंक में रखा है वो, ठीक है। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तो जो रोकड़ तुल्य है, रोकड़ के समान है, ठीक है। तो रोकड़ के समान क्या है, हाँ जी, तो रोकड़ के समान इन्होंने बताया है मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, बाजारी प्रतिभूतियां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सर ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ये अलग है। जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 12 मंथ होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है, विद इन 12 मंथ होता है। तो यहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना, मार्केटेबल सिक्योरिटी उसी का एक पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। और उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, विद इन 3 मंथ। हाईलाइट करेंगे, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्सक्लूड करना है एफडी, इंक्लूड करना है चेक एंड ड्राफ्ट बैंक में, कैश एट बैंक में। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, बाजारी जो प्रतिभूतियां हैं उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 माह से ज्यादा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो हम उसे यहां पर कैश की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो कैश क्लियर है हमारा,
बैंक क्लियर है और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी क्लियर है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड बेटा शोधन अवधि कितनी होनी चाहिए, 3 माह के अंदर होनी चाहिए, 3 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है और यहां से क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में कह रहे हैं शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, हाईलाइट करो। अच्छा, शॉर्ट टर्म का मतलब तो आपको पता है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि जो सर विद इन 12 मंथ मैच्योर हो जाए वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। लेकिन इन्होंने एक वर्ड और लगाया, क्या लगाया, हाईली। हाईली का मतलब भाई बहुत तेजी से, यानी कि 12 महीने वाले नहीं चाहिए हमको कौन से चाहिए, जो विद इन 3 मंथ किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो इन्वेस्टमेंट चाहिए जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। और ये रेडी है कन्वर्ट होने के लिए कैश में, ठीक है, और जिसकी जो रिस्क है, वैल्यू में जो चेंज होगा उसकी जो रिस्क है वो कैसी है, इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि मूल्य में परिवर्तन की जोखिम कैसी है, नगण्य है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो हाईली लिक्विड को हाईलाइट कर लेना। हाईली लिक्विड का मतलब जो विद इन 3 मंथ क्या है, विद इन 3 मंथ मैच्योर हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे अभी कैश का मीनिंग क्लियर हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब क्या है। अब आते हैं सेकंड, फ्लो का मतलब क्या है। तो फ्लो का मतलब कैश मूवमेंट से है, कैश मूवमेंट, कैश का आना, कैश का जाना, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ठीक है। और ये जो कैश मूवमेंट होगा ये कैसा होगा, ये हिस्टोरिकल है ना, कैसा होगा, हिस्टोरिकल होगा, यानी कि ये जो चेंजेस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, कैश का मूवमेंट लिख रहे हैं, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारा हिस्टोरिकल होगा। हिंदी में कहें तो ऐतिहासिक होगा, यानी कि ऐतिहासिक का मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद हम लेखा वर्ष के अंत में उनको क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट में दर्ज कर रहे हैं। तो कैसा हो गया, हिस्टोरिकल हो गया मूवमेंट, ओके। तो फ्लो का मतलब क्लियर हुआ। अब आते हैं स्टेटमेंट की बात। तो स्टेटमेंट क्या है, तो एक ऐसा स्टेटमेंट बात कर रहे हैं जिसमें हम कैश का मूवमेंट दिखा रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम कैश का मूवमेंट बता रहे हैं, कैश का इनफ्लो बता रहे हैं, कैश का आउटफ्लो बता रहे हैं, और बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम देखें सामान्यतः, ठीक है, दो इसका बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि 31 मार्च 2024, ठीक है, 23, और एक ये ले लेते हैं 31 मार्च 2024। तो यहां पर जो बैलेंस है कैश का और यहां पर जो बैलेंस है कैश का, तो ये इन दो अवधियों के बीच में ये जो 2 पॉइंट है हमारे बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ये 2 पॉइंट है, एक ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो वहां पर बैलेंस दे रखा है। सेकंड आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, तो यहां पे और यहां पे जो बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उन दोनों के बीच जो कैश का मूवमेंट है वो बता रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट्स बॉक्स में, क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको बताने वाला हूं, बैंक में देखो, बैंक में तो ये 2 पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, डिमांड डिपॉजिट है, एफडी को एक्सक्लूड करेंगे, और इसमें चेक और ड्राफ्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है, ये इंक्लूड होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, किसके ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूं बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओडी जिसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, हिंदी में कहते हैं बैंक अधिविकर्ष। तो बैंक ओडी जो हमारा बैंक में हमारा नेगेटिव बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस है बिजनेस का बैंक में, तो सर इस बैंक ओडी को हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, यानी कि यहां बैंक का सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस आएगा, ठीक है।
इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, छोड़कर चलना है। बैंक ओडी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। आगे की क्लास में मैं रीजन भी बता दूंगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। अभी आप नोट कर लो कि बैंक में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड है, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सक्लूड है, और इंक्लूड है चेक और ड्राफ्ट इंक्लूड है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर बैलेंस है तो वो हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोड़कर चलेंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे, डेफिनेशन देख लेते हैं। जो हमने समझा है वही डेफिनेशन है। हाँ जी, अब तक जो समझा है, तो कह रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है भाई, कैश मूवमेंट। कैश मूवमेंट, कैश मूवमेंट मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको मैंने एग्जांपल से समझाया था। 31 मार्च 2023 का जो बैलेंस है कैश का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और 31 मार्च 2024 को जो बैलेंस है, उन दोनों अवधियों के बीच में जो भी कैश का मूवमेंट हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, राइट। ओके, सेकंड देखो, दूसरी डेफिनेशन है, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द चेंजेस इन कैश पोजीशन। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक स्टेटमेंट जो शो कर रहा है कैश की पोजीशन में, है ना, जो चेंजेस आ रहा है उसको शो कर रहा है बिटवीन 2 पीरियड। यहां पे भी देखो 2 पीरियड को शामिल करा है, ठीक है। तो 2 अवधियों के बीच में जो कैश की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको कैश का जो मूवमेंट हो रहा है, कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। नोट एक ध्यान रखेंगे, नोट 2 नोट है, एक यहां पे अभी मैं लिखवा देता हूं, एक नोट, 2 नोट है यहां पे, बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सिंपल सा है, एनालिसिस करने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कैश बुक भी है हमारे पास, अभी हम आएंगे डिफरेंस पे भी। तो एक तो एनालिसिस करने के लिए बना रहे हैं, तो ये जो यूज होगा ना, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में यूज होगा, है ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है। जैसे कोई मान लो कोई ड्यूज है ना, जिसका हमको पेमेंट करना है, ठीक है। कुछ हमको नेक्स्ट ईयर प्लांट एंड मशीनरी बाय करनी है, कोई किसी क्रिएटर को पेमेंट करना है, तो इस तरह से जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वहां पे ये आपकी हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट नोट है। दूसरा नोट है कि ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका बेस क्या है ना, किस बेस पे बना रहे हैं हम, तो ये होता है, हाँ, कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे बना रहे हैं, कैश बेसिस पे। यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 2 बेस होते हैं, कैश बेसिस होता है ना, एक हमारा होता है एक्रूअल बेसिस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेस पे बन रहा है, क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो कैश बेसिस पे बन रहा है या फिर एक्रूअल बेसिस पे बन रहा है। तो नाम से ही पता लग रहा है सर इसमें क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नाम ही कैश आ गया, तो हम इसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, कौन सा आधार है, रोकड़ आधार है, कैश बेसिस से। तो 2 पॉइंट, एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करेगा आपकी, सेकंड आपका ये जो बेस है, किस बेस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो एक्रूअल बेसिस या फिर कैश बेसिस। तो आंसर क्या होगा हमारा, कैश बेसिस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना और साथ में नोट्स बनाने हैं, है ना, एक वादा करना है, कमिटमेंट करना है। कमेंट्स बॉक्स में बता देना कौन कौन नोट्स बनाएगा, जो नोट्स बनाएगा उसी का बेटा भला होने वाला है, बाकी तो सब दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि रिवीजन करना है, बहुत ही लेंदी सिलेबस है हमारा, बहुत लेंदी सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको इसको कवर करना है, धीरे धीरे मेहनत करो, टाइम दो और नोट्स बनाते चलो, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे ना, तो जो आपने 4 घंटे में पढ़ा है, 4 घंटे जिसको आपने लगाए हैं चैप्टर को करने में, वो मात्र आपका 30 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतना बेनिफिट है। चलिए आगे क्या कह रहा है, लो जी मुद्दा आ गया हमारा, है ना, कि सर हमने डेफिनेशन समझी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आपने क्या कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट
एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है कि जो हमारे 2 पीरियड के बीच में जो भी कैश का चेंज हुआ है। सर एक बात बताओ, ये तो कैश अकाउंट भी बताता है। हम सर बचपन से कैश अकाउंट पढ़ रहे हैं, बचपन से मतलब हमारा बचपन स्टार्ट होता है 11th क्लास से, है ना, जहां से हम कॉमर्स लेते हैं। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि सर कैश अकाउंट है जिसमें एक रिसिप्ट साइड होती है जो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड सर एक पेमेंट साइड होती है। तो रिसिप्ट क्या बता रही है? रिसिप्ट इनफ्लो बता रही है, और जो पेमेंट है वो क्या बता रहा है? वो आपका आउटफ्लो बता रहा है। तो जो ये कैश अकाउंट भी तो मूवमेंट बता रहा है ना, इनफ्लो आउटफ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्यों जरूरत हो गई, क्या डिफरेंस है, वो हम समझने वाले हैं इस पॉइंट में। तो सबसे पहले अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो ये जो कैश बुक है ये आपकी डे टू डे बेसिस पे बनती है, डे टू बेसिस। यानी कि आप किसी बिजनेस में अगर आप कैश बुक देखेंगे तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेट वाइज, आपने मशीन बाय करी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और आपने कैश सेल्स करी एंट्री हो जाएगी। डे टू डे आपको मेंटेन करनी होती है, स्टार्टिंग से जहां से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और जहां एंड होता है, ठीक है। डे टू डे आपको मेंटेन करते हो, कोई ट्रांजैक्शन आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट डे टू डे नहीं है, ये नहीं बनाना, ये तो हिस्टोरिकल चेंज है। जो हो चुका है उसको बाद में पूरे साल किससे कैश बुक लेनी है और उससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम बिल्कुल आराम से समझे कैश बुक से कंपेयर करते हुए तो ये कह सकते हैं कि कैश बुक पूरे साल का लेखा जोखा है, और उसको जब हम 2-3 पन्नों पे लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश बुक की समरी है। कैश बुक की क्या है? समरी है। तो कैश बुक पूरे साल, अकाउंटिंग ईयर अगर हम 12 मंथ का लें तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 365 दिन सारा लेखा जोखा कैश बुक में होता है, कैश का आना और जाना, रिसिप्ट और पेमेंट, ठीक है। और एंड में हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी हेल्प से? कैश बुक की हेल्प से बना रहे हैं। तो वो उसका क्या हो गया? एक तरह से समरी हो गई, ठीक है। तो पहला कंपैरिजन क्लियर हुआ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक है, राइट। सेकंड पे आते हैं हम कि सेकंड क्या है, कि वही मुद्दा जो था आपका दिमाग चल रहा था कि सर ये तो कैश बुक से काम हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत ही क्या है। तो भाई कैश बुक आपको रिसिप्ट पेमेंट बताएगी, इनफ्लो आउटफ्लो बताएगी, लेकिन वो आपको, मैं आपसे कहूं कि एनालिसिस करो, कैश बुक आपको दे दूं मैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने आपको, ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, आपके फाइनेंशियल डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजन ले रहे हैं, कुछ एनालिसिस हो पाएगा कैश बुक से? कैश बुक से तो सिर्फ आपको कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता लगता है बस, ठीक है, ये आप पता लगा सकते हो। एनालिसिस में कैश बुक काम में नहीं आ पाएगी जितना आपके कैश फ्लो काम आ जाएगा, ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो। क्यों काम आएगा? क्योंकि सिर्फ कैश बुक इनफ्लो, ओनली इनफ्लो और आउटफ्लो को बता रही है, कितना रुपया आया कितना रुपया गया। लेकिन जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इनफ्लो आउटफ्लो तो बता ही रहा है। इनफ्लो आउट कैश बुक का काम तो कर रहा है, लेकिन उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे 3 कैटेगरी में ये डिवाइड करता है, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो तो बताएगा ये। जो काम कैश बुक कर रही है वो तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करेगा, ठीक है, लेकिन ये इसको कितनी एक्टिविटी में डिवाइड करके बताएगा? 3 एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से 3 एक्टिविटी में ये डिवाइड करके बताएगा, ठीक है, आपके इनफ्लो और आउटफ्लो को। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो को अगर ऐसे ये डिवाइड करके बता रहा है 3 एक्टिविटी में, जो कैश बुक नहीं बता रही। कैश बुक तो सर ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है, बस खत्म, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल। इसने इनफ्लो आउटफ्लो बताया, साथ में क्या करा? उसको डिवाइड कर दिया कि ये सर ऑपरेटिंग का अलग है, इन्वेस्टिंग का अलग है, फाइनेंसिंग का अलग है। अब जो मैनेजमेंट के हाथ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आउटसाइडर को भी मिलेगा, ध्यान रखना, तो वो क्या करेंगे? वो एनालिसिस कर पाएंगे, ऑपरेटिंग डिसीजन ले पाएंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाएंगे और फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। तो ये जो टूल है ये कैश बुक से आपको पता लग रहा है कंपेरिजन करने में बहुत, एक ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करने में बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट,
ठीक है, और कैश अकाउंट में डिफरेंस देख रहे हैं। तो जो कैश बुक है ना, जो कैश बुक है आपकी, वो कह रहे हैं कि वो पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी के, उसमें बता रहा हूं मैं आपको, तो सेक्शन है हमारी कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, इसकी सेक्शन है सेक्शन 240, ठीक है। इसमें आपको बता रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो उसमें आपकी बैलेंस शीट आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट आ जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो ये हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसका पार्ट है, वित्तीय विवरणों का भाग है, ठीक है। जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विवरणों का हिस्सा है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आया नहीं आया? कैश बुक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये तीन डिफरेंस है आपके, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक में अंतर कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि भाई ये दोनों अलग है और दोनों के क्या क्या काम है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेबिलिटी, जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हाईलाइट करते जाना, देखो ये तो कभी स्किप ही नहीं होनी चाहिए चीजें, तो ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। जहां पे मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाले में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग है वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड हमारा जो एप्लीकेबिलिटी है इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रिवाइज है, ठीक है, थर्ड के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है हम कुछ कंपनियों पे एएस एप्लीकेबल होते हैं, कुछ कंपनियों पे इंड एस एप्लीकेबल होते हैं, दोनों है, ठीक है। तो इंड एस जिन कंपनियों पे एप्लीकेबल होते हैं, तो इंड एस कौन सा है, 7 है। दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एएस 3 के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एएस 7 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, ठीक है। कंपनी एक्ट की जो सेक्शन है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नोट कर लिया, लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। अब आता है अनिवार्य, मैंडेटरी। तो किसके लिए मैंडेटरी है ये, अनिवार्य है, किसके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। कि भाई हमको कैश फ्लो बनाना है नहीं बनाना, हमें कैसे पता लगेगा, तो भाई आपको एएस की स्टडी करनी होगी, एएस 3 समझना होगा, इंड एस समझना होगा, तब आपको पता लगेगा। तो जिन कंपनियों पे एएस 3 एप्लीकेबल है, जिन कंपनियों पे इंड एस 7 एप्लीकेबल है, उनके लिए मैंडेटरी है। यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं आपको, वो आपको क्लियर करेंगे कि किस किस के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कौन सी कंपनी हो गई, लिस्टेड कंपनी हो गई, उसके लिए मैंडेटरी है। या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, यानी कि वो लिस्टिंग के प्रोसेस में है, अभी लिस्टेड हुई नहीं है लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया है और वो लिस्टिंग के प्रोसेस में है। तो अगर आप ऐसी कंपनी हो जो आप लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया अभी प्रोसेस में हो, दोनों कंपनियों पे एएस इंड एस के अकॉर्डिंग आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, एएस 3 और इंड एस 7 के अकॉर्डिंग आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। ध्यान देना मेरी बात, प्रिपेयर करना होगा, मैंडेटरी है, ठीक है, अनिवार्य है। तो पहला पॉइंट हो गया। अच्छा यहां पर ना और नहीं लग रहा है, आप और लगा ले हिंदी में या, ठीक है। फिर आते हैं, अगर आप फर्स्ट पॉइंट से बच गए तो आप कहां आ जाओगे, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओगे। आप कहोगे कि सर ना हम लिस्टेड है और ना ही हमने लिस्टिंग के लिए प्रोसेस में डाला है, एप्लीकेशन भी नहीं दिए, हम फ्री, हम अनलिस्टेड हैं। हम कैसे हैं, अनलिस्टेड है। तो इन्होंने कहा अच्छा आप अनलिस्टेड हो, तो मुझे बताओ अगर आप अनलिस्टेड हो तो आपकी नेटवर्थ क्या है, आपकी नेटवर्थ क्या है। तो अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से अबोव है,
तो आप दूसरे पॉइंट में कवर हो गए। समझ आया नहीं आया? तो पहले पॉइंट में लिस्टेड या फिर लिस्टिंग के जो प्रोसेस में है वो दोनों कवर हो गई कंपनी। दूसरे वाले में जो अनलिस्टेड है, जो फर्स्ट से बच के आ गया, सेकंड में कवर हो जाएगा, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से एक्सीड कर रही है, अबोव है। ठीक है, फिर यहां पर भी और लगा ले, या फिर आते हैं हम अपने सेकंड के बाद थर्ड वाले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि सर हम यहां भी बच गए, ना हम लिस्टेड है ना हम अनलिस्टेड है। हम क्या है? हम तो सर बैंक है, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है। तो भाई आप तीसरे पॉइंट में कवर हो गए। आपको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है वो। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि नहीं सर हम तो तीनों से बच के आ गए। ठीक है भाई, अब आ जाओ चौथे में। हर एक पॉइंट चेक करना है, कहीं ना कहीं आप कवर हो गए। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है यहां पे, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, ज्यादा है, ध्यान रखना, इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, 250 करोड़ से ज्यादा है आपका कैश फ्लो, सॉरी टर्नओवर, तो अगर 250 करोड़ से ज्यादा है आपका, तो आप कौन से पॉइंट में कवर हो गए? कौन से पॉइंट में कवर हो गए? तो आप कवर हो गए फोर्थ पॉइंट में। अब ये कह रहे हैं कि सर कौन से साल का देखना है ये भी बता दो। तो ये आपको प्रीवियस ईयर में चेक करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूं 2024 को, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या हो गया? हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्या हो गया? तो प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 22-23। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा ईयर है, जो मैं कैश फ्लो बना रहा हूं, ये मैं 23-24 जब एंड हो रहा है मेरा फाइनेंशियल ईयर, तब मैं कैश फ्लो प्रिपेयर कर रहा हूं। तो पिछला साल, गत वर्ष कौन सा हो गया मेरा? 22-23। तो 22-23 में आपको जाके चेक करना है कि आपका टोटल टर्नओवर कितने से ज्यादा होना चाहिए। 250 करोड़ से ज्यादा होगा तो आप फोर्थ पॉइंट में कवर। जैसे ही आप कवर हुए फोर्थ पॉइंट में, बस अब ठप्पा लग गया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, अनिवार्य। फिर आते हैं कि चौथे से भी अगर आप बच गए, फिर आ जाओ फिफ्थ पे। तो यहां पे लिख ले और या। फिफ्थ पॉइंट क्या है? बोरोइंग, उधार। भाई फंड्स तो रेज करने हैं ना, पैसा तो चाहिए, हमने उधार ले लिया। अब बोरोइंग जो हमने करी है, वो हमारी बोरोइंग कितने से ज्यादा है? अगर बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, 50 करोड़ से ज्यादा, सर कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में, लेकिन ध्यान देना, प्रीवियस ईयर में लेकिन क्या है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग मतलब प्रीवियस ईयर में कभी भी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए, मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो है 22-23। ठीक है, 22-23 प्रीवियस ईयर है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी बोरोइंग हुई या नहीं हुई। तो मेरे को जो 1 अप्रैल 2022 को बोरोइंग का जो बैलेंस था, वो बैलेंस दे रखा था मुझे 40 करोड़। ठीक है, इसके बाद ये बैलेंस मेरा 1 जून को 2022 को ये बैलेंस इंक्रीज हो गया और ये हो गया 60 करोड़। ठीक है, कितना हो गया? 60 करोड़। लेकिन जब एंड हुआ 31 मार्च 2023, तो ये बैलेंस था मेरा 25 करोड़। कितना बैलेंस था ये मेरा? 25 करोड़। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं फिफ्थ कंडीशन में कवर हूं या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। फिफ्थ कंडीशन में मैं कवर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, क्योंकि यहां पे लिखा है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आपकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 जून को मेरी बोरोइंग 60 करोड़ है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे एंड में देखते हैं कि एंड में देख लेते हैं यार 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, देखते बोरोइंग कितना, बोरोइंग तो 25 करोड़ है, तो सर नहीं 5वें में कवर नहीं है। नहीं भाई नहीं, वो लिख रहा है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम। ठीक है, तो किसी भी टाइम अगर एक बार भी आपकी बोरोइंग एक्सीड हो गई प्रीवियस ईयर में, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। ठीक है, सर 5वें से भी बच गए तो फिर ऑप्शनल है। आपको लगता है मैनेजमेंट को कि नहीं यार अच्छा है स्टेटमेंट, अच्छा टूल है एनालिसिस का, तो बना सकता है। नहीं लगता आपको तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। इनके साथ जबरदस्ती है 5 पॉइंट में अगर आप कवर हो गए। जल्दी से बताओ समझ आया नहीं आया? लेकिन यहां पर कुछ कंपनी को एग्जेम्पशन दी हुई है कि भाई आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं हम,
है ना। अब ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये इनकी चॉइस है, हमने एग्जेम्प्ट कर दिया AS3 के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सी कंपनी है, 1% कंपनी को एग्जेम्प्ट करा है हमने, 1% कंपनी को एग्जेम्प्ट करा है, जो हमारी डोरमेंट कंपनी है जिसे हिंदी में निष्क्रिय कंपनी कहते हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स में कंपनी है, लेकिन अभी कोई वो एक्टिविटी नहीं कर रही है, रिसर्च में लगी हुई है, तो ऐसी निष्क्रिय कंपनी हो गई। फिर आती है स्मॉल कंपनी, इसमें चेंज है ना। स्मॉल कंपनी जब भी आप एग्जाम देने जाए तो इसको अपडेट करें, एक बार चेक कर ले। अभी फिलहाल इसमें जो चेंज है वो ये है कि जो आपका पेड अप कैपिटल है वो एक्सीड ना करे कितने से, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी पेड अप कैपिटल, और जो आपका टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेज हैं, ये देख के जाने आपको, स्मॉल कंपनी में चेंजेज आते रहते हैं, इसमें एग्जाम से पहले आपको चेक करना है। अभी नाम याद कर लो, है ना, बाकी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम कंपनी एक्ट डिस्कस करेंगे। तो 1% कंपनी, डोरमेट कंपनी, और कौन सी है, स्मॉल कंपनी। तो ये कंपनीज है जो एग्जेम्प्ट है, यानी कि जिन पे कैश फ्लो AS3 के अकॉर्डिंग इनको एग्जेम्प्ट रखा गया। ऑप्शनल है, अगर ये एनालिसिस के बनाना चाहे तो फिर ये बना सकती है। समझ आया नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना ये पांचों कंडीशन और ये एग्जेम्प्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा बहुत कि पहला है कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, मैनेजमेंट जब चेक करते हैं तो एक लिक्विडिटी पता लगती है, सोल्वेंसी पावर पता लगती है इससे, ठीक है, लिक्विडिटी सोल्वेंसी, तो वो हमको हेल्प करता है। सेकंड है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है आपका एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट अच्छा होता है इससे, ठीक है। आप अगर कैश फ्लो बनाते हो तो आप कैश को मैनेज कर पाते हो। और फिर रीजन बताता है, किसके रीजन बता रहा है, फॉर कैश पोजीशन, कैश की जो भी पोजीशन है आपकी, ठीक है, वो आपको उसके क्या बताता है, कारण बताता है कि भाई अगर कैश बैलेंस आपका कम है तो फिर उसका रीजन क्या है, अगर बहुत ज्यादा है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने इनफ्लो और आउटफ्लो में तीनों एक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया है, तो ये हेल्प करता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, है ना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये हेल्प नहीं करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करें, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। AS3 के अकॉर्डिंग हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो इनफ्लो बताता है 3 कैटेगरी में। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी है, तीनों को हम अच्छे से डेप्थ में समझने वाले हैं, मीनिंग क्लियर करेंगे। और सबसे पहला आता है हमारा, फर्स्ट आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आता है ऑपरेटिंग, तो सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आप ऐसे समझिए कि आपके जो आइटम्स ट्रांजैक्शन है ना, आप उनको कैटेगराइज कर रहे हो, तो आप उसमें से देख रहे हो कि कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आप वो देखो कि आपका बिजनेस क्या है, एंटिटी क्या है। अगर आप एंटिटी नहीं पहचान पाओगे, है ना, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये ऑपरेटिंग में आएगा आइटम या नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले एंटिटी देखनी है कि भाई आप धंधा क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, कोर रेवेन्यू आइटम क्या है, कि क्या कर रहे हो आप। जैसे अगर बैंक में देखें तो बैंक का क्या काम होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। अगर हम फर्नीचर को देखें, फर्नीचर वाले बिजनेस को देखें, तो फर्नीचर वो क्या करता है, रॉ मटेरियल बाय करता है, फर्नीचर बनाता है, फिर उसको क्या करता है, सेल करता है। तो यहां धंधा देखना है भाई। हाँ, बिजनेस क्या है आपका, किससे, मेन कोर रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम क्या है। तो एक चीज दिमाग में रख लेना, वो है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। उससे रिलेटेड जो भी होंगे इनफ्लो आउटफ्लो, वो सारे कहां आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। भाई जिससे आपका धंधा खड़ा है, जिसके बिहाफ पे आप बिजनेस कर रहे हो, कि ये काम है हमारा, प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरिंग है,
यूनिट है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो उनका जो बिजनेस है वो क्या है, मॉडल क्या है बिजनेस का, तो रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम क्या है भाई, फर्नीचर लो मटेरियल खरीदना, बनाना और उसको बेचना। तो उससे रिलेटेड जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे एक एग्जांपल में जैसे हमने देखा, हाँ कैश सेल्स है, ठीक है, कमीशन रिसीव है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड बीआर है, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बीपी है, कैश पेमेंट है और इनकम टैक्स पेड है। तो ये सारे एग्जांपल हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। अब हम समझेंगे किसके, एंटिटी के थ्रू कि भाई ये एंटिटी है तो ऑपरेटिंग में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर का मैन्युफैक्चर है, ठीक है, तो इसका काम है फर्नीचर बनाना और बेचना। तो मुझे बताओ यही कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, तो सेल करेगा फर्नीचर तो कहां डालोगे सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे। सर फर्नीचर परचेज करेगा तो कहां डालेंगे सर, ऑपरेटिंग में डालेंगे। रेंट पे करेगा बेटा अपनी दुकान का, शॉप का, तो कहां जाएगा ये आइटम, ऑपरेटिंग में जाएगा। सैलरी पे करेगा, सैलरी पे कर दी तो उससे रिलेटेड भाई एम्प्लॉय रख रखे हैं ना फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर को सेल करने के लिए मैनेजमेंट में जो भी है, तो उनकी जो सैलरी पे करेगा तो कहां जाएगी, ऑपरेटिंग में। अब आता है इसने लोन दे दिया बेटा, बहुत पैसा कमा लिया और इसने अपने फ्रेंड्स को लोन अलाउ कर दिया, लोन ले लो आप, लोन ले लो। अब मुझे बताओ इसका धंधा है क्या लोन देना, बिजनेस है क्या इसका, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट, इससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्या, प्रिंसिपल ये मैं ये नहीं कह रहा कि लोन दिया तो सर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दोस्त है तो ले सकते हैं इंटरेस्ट भाई, लेकिन हमारा बिजनेस नहीं। आप समझो बिजनेस क्या, हम बिल्डिंग है हमारी एक बिजनेस की, है ना, हमारा एक ग्राउंड फ्लोर खाली था, हमने किसी कंपनी को रेंट पे दे दिया। हमने कहा यार ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे इनकम आएगी, ऊपर हम बना लेते हैं, हमको जरूरत नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बनाने की। अब हमारा जो काम है ना, वो ऊपर बिल्डिंग में चल रहा है और हमारा काम है कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से पैसा आ रहा है, पैसा तो रेंट से भी आ रहा है भाई। हमने जो बिल्डिंग का जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है हमारी बिल्डिंग का बिजनेस का, उसका हमने फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे रखा है, पैसा वहां से भी आ रहा है, पैसा सर्विस से भी आ रहा है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम कौन सा है, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम कौन सा है, सर्विस जो हम दे रहे हैं, रेंट। ये नहीं हमारा धंधा, ये नहीं है कि हम बिल्डिंग ले लेके रेंट पे दे रहे हैं, ये हमारा मेन धंधा नहीं है। अगर ये मेन धंधा होता तो फिर जो रेंट है हम जो कलेक्ट करते हैं वो ऑपरेटिंग में आता। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहां पे दोस्त को लोन देना मेरा कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम नहीं है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम नहीं है, इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग में शो नहीं करेंगे। सर कहां जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ऑपरेटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बैंक से लोन ले लिया, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट पेड करा आपने बैंक लोन पे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। और जो आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करा है वो भी ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। सिंपल, क्योंकि ये सारे आइटम हमारे कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से रिलेटेड नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात। चलिए अगला आता है सेकंड। हाँ जी, अब आपकी जो एंटिटी है वो क्या है, बैंक है। अब आप बैंक हो, अब बैंक का काम क्या है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है बैंक के, धंधा क्या है बैंक का। तो बैंक का अगर बिजनेस आपको समझना है तो आप देखेंगे कि बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, कि भाई ले आओ पैसा, छोटा छोटा डिपॉजिट है ना, हाँ जी। और आप सबसे सारे डिपॉजिट लेके बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है वो, और उसको आगे वो क्या करता है, इंडस्ट्री को, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है अडानी अंबानी, इनको लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये बैंक का धंधा है ना, ये समझ आ रहा है धंधा। आपसे पैसा लेता है, कम इंटरेस्ट पे लेता है, सीधी सी बात है, सेविंग अकाउंट पे, और बैंक को हायर इंटरेस्ट पे देता है, बीच में उसका मार्जिन सेट है, इसी से बैंक काम कर रहा है, यही बैंक का धंधा है। तो मुझे बताओ उसने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे आप इसे कहां डालोगे, तो ये बिजनेस मॉडल है, ये इसी से रेवेन्यू आ रही है, तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। लोन जो दे रहा है बैंक वो कहां जाएगा, तो लोन देना, अब देखा कॉन्सेप्ट से काम चल रहा है ना, नहीं तो लोन देंगे और अगर एंटिटी क्लियर नहीं है तो फिर हम कहां डालते हैं इसको, आगे हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालते हैं लोन देना। लोन लेना क्या होता है, फाइनेंसिंग में आता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब बिजनेस बैंक है, मॉडल समझो आप, अब बताओ ऑपरेटिंग में क्या होगा, आप कहोगे लोन देना ऑपरेटिंग में, बैंक है तो ऑपरेटिंग में आएगा, नहीं है
ठीक है, बैंक नहीं है तो फिर हम उसको कहां डाल देंगे, इन्वेस्टिंग में डाल देंगे, ठीक है, लोन एंड एडवांसेज में। तो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं तो कहां आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव होगा जो आपने लोन दिया है अडानी अंबानी जी को, टाटा बिरला को, तो वो कहां आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, धंधा ही यही है ना। इसके बाद इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो डिपॉजिट पे जो आपने पब्लिक से एक्सेप्ट करे हैं, और उस पे क्या आएगा, अपने क्लाइंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें तो वो ऑपरेटिंग में आएगा। बैंक है जो बिल्डिंग में चल रहा है, रेंट है उसका, तो वो ऑपरेटिंग में आएगा। स्टाफ जो आपने लगा रखा है उसकी सैलरी है, वो भी कहां आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, है ना। तो ऑपरेटिंग सिर्फ आपको वो आइटम याद नहीं करके जाने कि आप ये आइटम लर्न करके चले जाओ कि यार ये याद कर लेते, कैश सेल्स, कमीशन रिसीव, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड बीआर, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बीपी, कैश परचेज और इनकम टैक्स पेड, ठीक है। आपको ये भी समझना है कि धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, कि उसी के बिहाफ पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऑपरेटिंग में आइटम ये आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय नॉन फाइनेंशियल एंटिटी, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, एक स्लाइड मुझे लगता है हम आगे चले गए। हाँ, पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझते हैं, लो जी, फिर देखेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझना है तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट समझना होगा कि एक कंपनी, एक बिजनेस दो तरह से इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। एक तो बिजनेस में करता है, एक आउटसाइड बिजनेस करता है, दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप देखेंगे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका फिक्स एसेट, जो आपकी टेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, टेंजिबल में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट प्रॉपर्टी, वो टेंजिबल है। तो यहां आपने पैसा लगाया तो उसे हम कहते हैं भाई ये हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और अगर आपने लोन दे दिया किसी दूसरी थर्ड पार्टी को, यहां पे जो है ना ये पार्टी है, ये सारे के सारे अदर पार्टी का मतलब आउटसाइडर है, क्या है ये, आउटसाइडर, ठीक है, नोट कर लेना। और किसी कंपनी में, है ना, आपने अदर किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आपका धंधा, आपका पैसा आपने कहां डाल दिया, रिलायंस कंपनी में डाल दिया, बिजनेस से बाहर लेके गए, तो ये हो गया हमारा आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। आपने बैंक में एफडी करा लिया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट है और ये कहलाते हैं आउटसाइड। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए, एक बिजनेस में, एक बिजनेस से बाहर। इससे रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो सारा का सारा कहां आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। एग्जांपल से समझ लो, हाँ जी, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट परचेज करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसा इसमें आउटफ्लो होगा, इसमें भी आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, ये आपको शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे है इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो जो इन्वेस्टमेंट है आपने करे हैं बाहर, ये सारे के सारे, यहां से आपको क्या मिलता है, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, या आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड। ये जो इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा वो भी कहां आएगा, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सेप्शन कराने वाला हूं, थोड़ा सा आप देखोगे तो हिलोगे कि यार ये क्या हुआ। अब मुझे बताओ, लोन एंड एडवांसेज मैंने दिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, लोन एंड एडवांसेज, पर ध्यान रखना नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मतलब बैंक की बात नहीं कर रहे, फर्नीचर बना रहे, कपड़ा बना रहे, बेच रहे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, एंटिटी क्लियर होना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल एंटिटी है, ठीक है। अब जब ये अपने सप्लायर को लोन देता है और एम्प्लॉय को लोन देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना अच्छे से। हाँ जी, जब ये अपने सप्लायर को लोन दे रहा है, फर्नीचर बिजनेस है भाई मेरा, फर्नीचर बनाते हैं, बेचते हैं, मैंने अपने सप्लायर को, जिससे मैं लकड़ी खरीद रहा हूं बेटा, उसको मैंने लोन दे दिया, मैंने अपने एम्प्लॉय को लोन एंड एडवांसेस दे दिया। अब लोन एंड एडवांसेस तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, लेकिन मैंने अगर लोन एंड एडवांसेस अलाउ करा है, दिया है, तो ये ऑपरेटिंग में आएगा। क्यों सर, ये ऑपरेटिंग में क्यों आएगा? हाँ जी, ऑपरेटिंग में क्यों आएगा? क्योंकि ऑपरेटिंग में ये इसलिए आएगा क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, सप्लायर से और एम्प्लॉय, और सप्लायर और एम्प्लॉय आपके कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से। भाई मैं
कच्चा माल खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से, ठीक है, फिर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो वो जो सप्लायर है वो रिलेट कर रहा है किससे? कोर रेवेन्यू प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम से। मेरे जो एम्प्लॉई हैं उनको जो मैं सैलरी देता हूं वो भी हमारी कहां जाती है? ऑपरेटिंग में जाती है। और अगर मैंने उनको लोन दे दिया, उस पर जो इंटरेस्ट मुझे लोन मैंने जो प्रोवाइड कराया, लोन एंड एडवांस है, तो ये क्या जाएंगे? मेरे ऑपरेटिंग में, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे, इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे, तो ये भी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो लोन एंड एडवांसेज अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, आप अपने सप्लायर को दे रहे हैं, तो ये भी इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में आएगा, और उसका इंटरेस्ट भी कहां आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जांपल दिया है मैंने, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, आपका पैसा लिया और हमने इन्वेस्ट कर दिया आगे, तो ये हमारा धंधा है, बिजनेस है, मॉडल भाई ये हमारा कोर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है। तो अगर कोई कंपनी आपका पैसा लेती है और उसे इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, उसका काम ही यही है, तो फिर आप जब सेल और परचेज करेंगे सिक्योरिटी का, इन्वेस्टमेंट का, तो ये कहां आएगा? ये ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही यही है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम ही यही है भाई, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, है ना। कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट रिसीव करा आपने, डिविडेंड रिसीव करा, तो वो कहां पे जाएगा? इंटरेस्ट डिविडेंड जो आप रिसीव करोगे, भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये दो पॉइंट बहुत स्ट्रोंग है, हाँ, जो आपको बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो याद करना होता। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल थे ना मेरे पास, हाँ जी, ये एग्जाम्पल थे, हम इनको याद करके जा सकते थे, ठीक है, लेकिन हमको समझना है और समझेंगे। ये एग्जाम्पल है, इनको लर्न कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये भी हमारे पॉइंट है जिनको हमको कंसीडर करना है, डेप्थ में समझना है, चीजों को गहराइयों से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लेवल पेपर का पिछला पेपर देखो, फिर अब पेपर दोगे ना, लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आपको स्कोर करना है तो आपको अपना थोड़ा तरीका चेंज करना होगा, डेप्थ में जा जाके चीजों को समझना होगा, ठीक है। इसके बाद बस एक लास्ट पॉइंट है मेरा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हाँ, लास्ट पॉइंट है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा सर? इसमें कौन से इनफ्लो और आउटफ्लो आएंगे? तो इसमें भाइयों प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, जो आपके डेब्ट हैं, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिबेंचर हो, बैंक लोन हो, अगर उसमें जो आप चेंजेस कर रहे हो, उसमें जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, वो सारे के सारे हमारे कहां पे आएंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम इंक्लूड करेंगे। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आपने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, इनफ्लो हो गया, रिडम्पशन कर दिया आपने प्रेफरेंस शेयर का, आउटफ्लो हो गया, बायबैक करा आपने इक्विटी शेयर का, ठीक है, ये क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। बैंक से लोन ले लिया आपने, आपका इनफ्लो हो गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट डिविडेंड आप पेड करोगे, जो आपने फंड्स रेज करे हैं, डिबेंचर के थ्रू करे तो इंटरेस्ट पे करोगे, शेयर के थ्रू करे तो फिर आप डिविडेंड पे करोगे, तो ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। पेड है तो फिर आउटफ्लो। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, जिसको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक से बाहर करा था ना, हाँ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। या तो ये इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो पैसा आ रहा है आपके पास, और अगर आपका डिक्रीज है तो आपने पे करा है तो माइनस, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे अपनी क्लास का एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, और हमसे जुड़े रहने के लिए, है ना, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जल्दी मैं आपके लिए इसका सेकंड लेक्चर लेके आता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। बाय बाय।